अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी के स्टूडियो से मोना शाहब हाज़िर ख़िदमत है, हस्ब मामूल एक खूबसूरत मुलाकात के साथ। जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन कि एक अरसे से हमने जो ये सिलसिला शुरू किया है अदबी मरकज़ के प्लेटफ़ॉर्म से, हम अदबी शख्सियात को बुलाते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जिससे आपकी मालूमात में भी इज़ाफ़ा होता है और आपकी जो एक दिलचस्पी है अदब से, वो भी आप उसे एन्जॉय कर सकते हैं। तो आज आपकी मुलाकात हम एक बहुत ही खूबसूरत कपल से करवा रहे हैं और कि 2 ऐसी खूबसूरत शख्सियात के जिनका ताल्लुक अदब और आर्ट से है और अगरचे अदब के मैदान में इनकी अपनी-अपनी पहचान है, अलग-अलग पहचान है, लेकिन ज़िंदगी में ये हमकदम हैं, हमरकाब हैं, हमसफ़र हैं और ये खूबसूरत सफ़र जो है बहुत कामयाबी से जारी है और ये शख्सियात जो है वो कनाडा से ताल्लुक़ रखती हैं, कनाडा में मुक़ीम हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हम परवीन सुल्ताना सबा, बहुत खूबसूरत शायरा हमारी और करामतुल्लाह गौरी साहब। इनसे आदाब। सब वाक़िफ़ ही हैं आप, ना सिर्फ़ ये कि एक बहुत ही कामयाब डिप्लोमेट रह चुके हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत अच्छे अदीब हैं। तो आज जो हमारी गुफ्तगू होगी वो उसी दायरे में घूमेगी और आपको मुझे मालूम है कि बहुत लुत्फ़ आएगा इस गुफ्तगू में। तो इंशाअल्लाह। अ, मैं इजाज़त लूँगी गौरी साहब से कि लेडीज़ फर्स्ट का जो फ़ॉर्मूला है वो इस्तेमाल कर लिया जी, जी, जाएगा। उसको कायम रखिए। तो माशाल्लाह आप जैसे खूबसूरत लोगों से ही हमारी स्क्रीन सजती है। तो हम ये गुफ्तगू का अब आगाज़ करेंगे। तो पहली जो आम तौर पे मेरी मतलब पहला सवाल होता है या पहला मेरा जो समझिए कि ज़हन में जो बात आती है, वो यही होती है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये कहाँ से? तो मैं पहला अपना सवाल करूँगी, ज़ाहिर है परवीन सुल्ताना सबा हमारी बहुत ही प्यारी शायरा हैं और शायरा ही नहीं मुसव्विर भी बहुत खूबसूरत हैं, सब जानते हैं। तो एक बड़ा कॉमन सेंस का जो एक सवाल आता है ज़हन में परवीन वो ये कि आप मुसव्विरा हैं, शायरा हैं, तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा एक कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन आपकी ज़िंदगी में कैसे मुमकिन हुआ? अस्सलाम वालेकुम पहले तो और ये बहुत ही दिलचस्प बात ये है कि हमें नहीं जब हम पैदा होते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि हम क्या करने वाले हैं बड़े होकर। जी। लेकिन वालिदैन की निगाहें कुछ ऐसी होती हैं शायद कि वो पहचान लेते हैं। तो मेरे वालिद बहुत अदब नवाज़ शख्सियत थे और उनका आर्ट भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा था। तो ये माशाल्लाह। सारी जो तहरीक है वो वहाँ से मिली जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वालिद के जो पेंटिंग और आर्ट था बहुत उम्दा उनका हाथ था और क्योंकि घर में किताबों का सिलसिला रहता था हर वक़्त भरी हुई थी उनकी अलमारियाँ किताबों से और हम लोगों को भी ला-ला के किताबें देते थे। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और क्योंकि वो मुस्तकिल मुशायरे जा होते थे, अब लेके भी जाते थे और खुद भी टीवी पे जो आते थे मुशायरे वो भी कोई हुँ, नहीं हुँ। मिस किया जाता था। तो बस वो एक माहौल बना हुआ था, सब बहन-भाई जी, भी बिल्कुल। हाँ, किताबों से यानी वो घर में जो एक माहौल होता है ज़ाहिर है बच्चे उससे मुतासिर होते हैं। हाँ, जी। तो और तो क्योंकि पर्सनल लाइफ में बहुत शायरी का जो पहले शायरी का सिलसिला शुरू हुआ या आपने पेंटिंग शुरू की पहले? मैं बहुत बचपन से डूडलिंग जैसे कि बच्चे अमूमन करते हैं, वो करती थी। तो जी। मेरा ख़्याल है कि पेंटिंग पहले शुरू हुई अच्छा। और लॉजिकली भी यही है कि पेंटिंग पहले ड्राइंग करते-करते तो छोटी-छोटी ड्राइंग्स आपका जो बनाते हुए रुझान था मुसव्विरी में वो किस तरह की तस्वीरें नेचर को पेंट करती थीं आप या जी, मुझे मुझे जो है वो नेचर जो है बहुत जितने भी ये पौधे, फूल और इस तरह की चीज़ें हैं, वो सीन जो माशाल्लाह, है वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्हीं से शुरू माशाल्लाह, किया था और वहीं से मुसाविरी की। क्या बात है! तो नहीं वाक़ई ये रंगों से खेलना जो है ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि इंसान किस तरह रंगों से एक कैफ़ियत पैदा कर देता है। तो मेरे ज़हन में जो ये आता है सवाल जब मैं किसी ऐसी शख़्सियत से मिलती हूँ जो मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह, ऐसे में मुझे बड़ी खुशी का एहसास होता है। मैं देखती हूँ शायरी के साथ-साथ हमारे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो मुसव्विरी भी कर रहे हैं या सिंगिंग कर रहे हैं।
तो वो बिल्कुल। अल्लाह ताला का करम होता है कि वो इतना नवाज़ देता है आपको। तो मेरे ज़हन में जो एक आता है सवाल परवीन, वो ये होता है कि शायरी अ, की कैफ़ियत जब आपको होती है, जैसे किसी शेर से मुतासिर होकर कोई तस्वीर बनाने को दिल चाहे या तस्वीर को देख के शेर कहने को दिल चाहे, तो ये कैफ़ियत होती है आप पे कभी? बहुत, बहुत ज़्यादा होती है बल्कि और कई ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अभी कुछ कुछ साल पहले की बात है, जी, अगर आपको मालूम होगा यकीनन कि इन्हिराफ नाम से एक फ़ोरम है इस पर इंटरनेट पे जी। और बहुत अच्छे प्रोग्राम वो लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने ये सिलसिला भी एक शुरू किया था कि कोई तस्वीर लगा देते थे और उस अच्छा, पर वो कहते कि आप इसको देख के कहिए जी। अगर शेर आप कहना चाहें। तो जी, एक माशा तस्वीर उन्होंने लगाई, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन वो अभी भी ज़हन में इस तरह से है कि वो मैं अक्सर इस्तेमाल भी करती हूँ कि अच्छा, एक बिल्कुल खुश्क ज़मीन है, दरख़्त सारे सूखे हुए हैं और एक कोपल बस उसमें झाँकती जी। हुई नज़र आ रही थी। तो उस हुँ, पर मैंने फिलबदी वो था प्रोग्राम, तो उस पर क्या मैंने बात है। कहा कि पूरे ज़र्द मौसम में एक जी। नए शगुफ़े ने झाँक कर ये पूछा है, क्या मुझे इजाज़त है? माशाल्लाह, माशाल्लाह, ज़ाहिर तो है वही देखिए, समय तो आता वो है यही ये बात नया कि वो शहर दोनों कैफ़ियत जो हैं, वो किस तरह से साथ-साथ परवान चढ़ती हैं। हाँ, तो इस तरह से वो फिर वो उन्होंने बहुत वो महीना फिर मेरे नाम पे उन्होंने वो स्क्रीन पे रखा था 2 दिन तक। माशाल्लाह। नहीं, मैंने आपकी शायरी भी पढ़ी है और ज़ाहिर है आपका जो ये मजमे कलाम मौजिज़ सबा एक बहुत ही सबसे पहले तो मैं खूबसूरत आपका जो टाइटल है उसकी तारीफ़ कर दूँ। ये ये मैंने टाइटल खुद ही इतना बनाया है। खूबसूरत अट्रैक्ट करता है एकदम आँखों को, तो ये जी, आपने बनाया? जी, मैंने खुद ही बनाया है। क्या बात है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत है और नाम तो है ही खूबसूरत मौजिज़ सबा। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह और आप बताएँ इसमें आपने क्या रखा है? ग़ज़लें हैं, नज़्में हैं, किस तरह की आपने इसमें इसमें ग़ज़लें भी हैं, नज़्में भी हैं अच्छा, और क़तात भी हैं। लेकिन मैंने इब्तिदा जो की है वो शुरू किया है कि एक अल्लाह ज़ाहिर है अल्लाह के नाम से शुरू किया उसको। तो जी, एक हम्द है, उसके बाद एक नात है, फिर जी, बाकी किताब हाँ, जो है ग़ज़लें, फिर नज़्में, उसके बाद जी। आखिर में क़तात है। हाँ, क्योंकि मैंने आपकी वो कैलीग्राफ़ी के भी कुछ नमूने देखे अ, उससे भी ज़ाहिर हुआ कि आप खाली पेंटिंग ही नहीं करें, कैलीग्राफ़ी भी बहुत अच्छे तरीक़े से माशाल्लाह। यहाँ पे अनफ़ॉर्च्युनेटली हमारी जो प्रोग्राम का सेटअप है, इसमें सारी पेंटिंग्स मेरा तो दिल चाह रहा था दिखाऊँ, लेकिन इसका कुछ ऐसा सेटअप है कि इसमें हम सिर्फ़ सेलेक्टेड ही दिखा सकते हैं। तो तो कोई कोई जो मैं मसला देख नहीं। रही थी आपकी पेंटिंग इसमें ज़ाहिर है नेचर को आपने कवर किया है जी। और ये जो मैंने देखा मेरा इतना तजुर्बा तो नहीं है पेंटिंग के उसमें लेकिन फ़ील कर सकती हूँ कि ये बर्फ़बारी के दरमियान आपने जी, एक जी, बिल्कुल, ऐसा बर्फ़बारी का सीन सनसेट है। दरख़्त दिखाया है जो बहुत पुराना है। जी, बिल्कुल। हाँ, पुराना दरख़्त है, बर्फ़ पड़ी हुई है और कहीं-कहीं से पानी नज़र आ रहा है, कुछ पिघल जी, चुकी है। हाँ। तो बस वो ज़हन में कोई भी एक चीज़ आ जाती है, फिर उसको हाँ, कैप्चर वो कर ज़हनी कैफ़ियत भी होती है कि जो आप देखते हैं उसको जी, किस तरह से इम्प्रेसिव वे में आप कैप्चर करते हैं उस सीन को। तो ये कोई-कोई इसके मौसम ऐसा अलावा होता मैंने है। आपकी दूसरी जो ये देखी जैसे ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा हालाँकि देखने में एक सिंपल सी पेंटिंग है कि एक मोर का पर है, जी, लेकिन जो कलर कॉम्बिनेशन आपने उसमें रखा है वो लाजवाब, माशाल्लाह। मुझे असल में जो जानवर हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो मोर है। बिल्कुल, मुझे नहीं उसको मालूम कि तो उसकी क्या अल्लाह ताला ने ऐसी पेंटिंग हाँ, कर दी है मोर की शक्ल में कि तो वाक़ई हैरत होती है। बिल्कुल और उसके जी, जो जब मैं उसको धूप-छाँव में देखती हूँ, उसका पर ख़ास तौर पे, जी। तो अल्लाह की कुदरत वाक़ई कितनी दफ़ा इंसान शुक्र अदा करे और कितनी तारीफ़ करे कि क्या बात है! क्या लाजवाब है। बात है! सही तो कह बस रही हैं वो एक परवीन और ये है देखिए उस कि वजह से ही बनाया था। वो जो सबसे बड़ा मुसव्विर तो ऊपर बैठा है ना बिल्कुल, और उसी से हमको जो है इंस्पिरेशन मिलता है। इसके तस्वीर अलावा भी मैं आपकी और तस्वीरें भी दरमियान में भी दिखाती रहूँगी, लेकिन एक जो जी, है बिल्कुल। वो मुझे जो कल्चर का एक टच आया है आपकी इस तस्वीर से। जी, कि जो ये आपने लिबास पहनाया है इन खातून को और ये मेरे ख़्याल में स्मॉल इंडस्ट्री से जी, स्मॉल इंडस्ट्री के अलावा वर्किंग वूमेन जी, वो
वो ख़वातीन जो काम करती हैं और अपने घर चलाती हैं, ये उस जी, पर एक प्रोजेक्ट था और इस पे हाँ, मुझे अवार्ड भी मिला था। वाश! तो ये मैंने वो चटाई बनती हुई एक सिंधी लड़की बनाई। ज़बरदस्त। तो हाँ, बहुत से नहीं लोग वाक़ई कहते हैं कि आपने में अपनी शक्ल बनाई है। जी, और ये जी, एहसास की भी बात है कि आपने अपने इर्द-गिर्द होने वाली जो बहुत ही सोशली जो अहम वो हैं मौजूद उनको कैप्चर करना और लोगों के सामने पेश जी, करना। बिल्कुल। हम साथ-साथ चलते रहेंगे, अब आते हैं हम अपने करामत गौरी साहब के तरफ जी, और आप बिल्कुल। यकीन करें कि मैं जब उनका काम देखती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। यकीनन, यकीनन। क्योंकि करामत साहब आपकी जो हमेशा जॉब की जो नौयत रही, उसमें बहुत ट्रैवलिंग थी, सारी दुनिया आपने देखी और बहुत अहम ओहदों पे आप माशाल्लाह फ़ाइज़ रहे, तो वो एक अपना ज़िंदगी का तजुर्बा आपका रहा। तो जैसा कि आपने अपनी एक किताब में वो लिखा भी है कि बंजारे का जो है सफ़र, तो आपकी माशाल्लाह इतनी सारी किताबें आई हैं जिसमें कि ज़ाहिर है शायरी की किताबें भी शामिल हैं, जैसा कि मैं देख रही हूँ यहाँ। मैं तो देख के चकरा गई कि कोई कैसे हुँ, मुमकिन हो सकता है कि इतनी मुख्तलिफ़ नौइयत की चीज़ें जो आपने लिखी हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे जारी रहा? आपने परवीन से सवाल किया था कि शायरी कैसे शुरू की, मुसव्वरी कैसे शुरू की। जी, तो वो ना ये सारी सलाहियतें खुदादाद होती हैं। जी, वो जो आपने सुना होगा ना कि शेर साहब फारसी का शेर है, ई सआदत बज़ोरे बाजू नीस्त, हुँ, जी, ताना बख्शत खुदाए बख्शंदा। क्या बिल्कुल, बात बेशक, तो बेशक। ये खुदादाद सलाहियतें होती हैं। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, हाँ, कुछ कोई नहीं जामिया आपको शायर नहीं बना सकती, आपको अदीब नहीं बना सकती, लिखना तो सिखा सकती है, जी, लेकिन लेकिन वो सलाहियत जो ऐसी तहरीर आपके कलम से पैदा करवाए, जो लोगों को मुतासर कर सके, वो जब तक खुदा की तरफ से ना हो, वो नहीं आती है। और बेशक, मैं आप ज़िक्र कर रही थी मेरी सफ़ारती ज़िंदगी का, तो देखिए सफ़र करने से बड़ा मुअल्लिम कोई नहीं है। बेशक। बेशक। जो तजुर्बा, जो तालीम आपको सफ़र देता है, और फिर सफ़ारती ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा हुस्न ये है कि आप मुख्तलिफ़ तहज़ीबों को बहुत करीब से देखते हैं, मुख्तलिफ़ तमद्दुनों में रहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोगों से मिलते हैं। जी, अगरचे बेशक। अ, वो इटसेल्फ एक बहुत ज़िंदगी बड़ा पर ये तजुर्बा भी दुश्वार होता भी है होता है। आपका। हाँ, नहीं दुश्वार भी होता है। वो अल्लाह बख्शे मेरी बीवी, अ, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, वो मुझसे कहा आपदा आपा करती जी। थी, देखो ये क्या ज़िंदगी है, हर 2-3 साल के बाद, बल्कि अक्सर तो ये होता था डेढ़ 2 साल के जी, बाद ही बोरिया बिस्तर बाँध के किसी और मु मुल्क की तरफ रुख करना पड़ता था। जी, लेकिन जो तनव्वुर ज़िंदगी में इस तजुर्बे से आता है, वो अनोखा है। तो अक्सर बिल्कुल, लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर आपको दूसरी ज़िंदगी मिले, तो उसमें भी आप क्या यही सिफ़ारतकारी करेंगे? और मैं कहता हूँ कि हाँ, और मैं ये समझता हूँ कि मैं शायद सिफ़ारतकारी के लिए पैदा हुआ था। जी। हाँ, नहीं अल्लाह ताला ने हर एक को किसी ख़ास मकसद से बनाया है। तो बल्कि सिफ़ारतकारी पे मुझे याद आया करामत साहब कि अभी हमने एक सिम्पोज़ियम किया था इस्लामाबाद में। तो उसका जो उन्वान था वो यही था अवाम की सिफ़ारतकारी थ्रू अदब और आर्ट। के वाह! ज़रिए। तो उसमें ख़ासे हमारे डिप्लोमेट्स आए थे, फॉर्मर डिप्लोमेट्स थे, अदबी शख़्सियात थीं, तो एक बहुत ही मुझे लगा कि एक बहुत ही दिलचस्प और कारआमद गुफ्तगू थी वो। तो मैं आपसे भी वही हुँ, सवाल करूँगी एज़ अ डिप्लोमेट कि अ, हर पाकिस्तानी का एज़ अ सिटिज़न होने के जब वो बाहर होते हैं, तो उनका क्या फ़र्ज़ बनता है? किस तरह अपने कल्चर को, अपने अदब को वो किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और उनको क्या करना चाहिए? 2 देखिए 2 ज़रूरतें होती हैं। जी, पहली तो ये कि आपके ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं बतौर सिफ़ारतकार। जी, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि
बाहर किसी मुल्क में पाकिस्तान का सफारत खाना जी, पाकिस्तानियों के लिए उस लाइट हाउस की तरह से है जिसे जिसे देखकर समंदर में कश्ती चलाने वाले के दिल में ढारस पैदा होती है, इत्मीनान और तसल्ली पैदा होती है कि कोई ऐसी जगह है हाँ, जहाँ आपने हमें कितनी अच्छी बात की, कितनी शानदार आपने ये जुमला कहा है कि वाक़ई लाइट हाउस की तरह से होता है। कि जहाँ हमें सहारा मिल सकता है, जहाँ कोई लोग हमारी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं जब सफ़ीर था तो अपने अफ़सरों से ये कहा करता था कि देखो, हुँ, एक बात ज़रूर हमेशा याद रखना और इस पर अमल करना, वो ये कि कोई भी पाकिस्तानी जब तुम्हारे पास अपना कोई मसला लेकर आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास उस मसले का हल भी हो। लेकिन जो एक काम तुम कर सकते हो और तुम्हें करना चाहिए वो ये कि उसकी बात को सुन लो, जी, अच्छी तरह से सुन लो और जी, अगर उसका काम कर भी नहीं सकते तो उसे तसल्ली दो, उसे मायूसी के आलम में मत लौटाओ। जी, इसलिए कि अगर हमारी इसकी इतनी इस्तिताअत नहीं है, इसकी इतनी इस्तेदाद नहीं है कि जी, दर पर आए हुए साइल के कशकोल को हम भर सकें, तो कम जी, से कम हम उसको अच्छे अल्फाज उनमें मुखातिब करके उसे तसल्ली दे के अपने दर से रुखसत कर सकते हैं। वो उस वक़्त ये इत्मीनान लेके जाएगा कि मैं खाली हाथ नहीं लौटा। बेशक। बल्कि मैं ये आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि आप अपना जो भी आपका ड्यूरेशन रहा है, तो आपने अ, ये महसूस किया है कि बहुत ज़रूरत है मुल्क से बाहर जब हम आप होते हैं, तो उस वक़्त हमें जुड़े रहने के लिए हमारा जो एक आस होती है एज़ मतलब ये कि सिटिज़न कि हम अपने सिफ़ारत खाने की तरफ देखते हैं हर मसले की लिए। जैसे क्योंकि हम अदब के लोग हैं, अदब से वाबस्ता हैं, तो हम भी सिफ़ारत खाने से ये उम्मीद रखते हैं कि वो प्रमोट करेंगे अदब को और हमारी मदद करेंगे। ऐसा जी, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है। सिर्फ़ उन डिप्लोमैट्स ने उसकी अहमियत को समझा है जो खुद भी वाबस्ता रहे हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि इग्नोर किया जाता है। कल्चरल प्रोग्राम तो फिर भी हो जाते हैं, कभी पाकिस्तान डे पे या इस पे, लेकिन लिटरेचर को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। आप उसके लिए क्या मैसेज देंगे? ये बहुत ज़रूरी है इसलिए कि अदब हमारी माशरत का, हमारी समाजी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम पहलू है। एक जी, ऐसा अंसर है जिसे हम अपने तहज़ीब से, अपने तमद्दुन से अलग नहीं कर सकते। बेशक। और आपने सवाल किया मेरे तजुर्बे के मुताबिक, तो मैंने अपनी सफ़ारती ज़िंदगी का एक तवील अरसा ख़लीज के मुल्कों में गुज़ारा है। जी, और मैं कहा करता था, मैंने अपनी किताबों में भी लिखा है कि ख़लीज में सिफ़ारतकारी सिर्फ़ उस माने में सिफ़ारतकारी नहीं है जो सिफ़ारतकारी का क्लासिकल सेंस जी। है, हाँ, बल्कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के लिए ख़लीज के इलाके में, ख़लीज के किसी मुल्क में जहाँ पाकिस्तानियों की कसीर आबादी होती है, वहाँ जी, सिफ़ारतकारी के साथ-साथ डिप्टी कमिश्नरी भी है। जी, और इसलिए कि हमारे ख़ास तौर पे ख़लीज के ममालिक में हमारे जो लोग हैं, उनकी एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, जो कम तालीम याफ़्ता है, अनपढ़ हैं, तो जी, उनको उनकी तवक्कुआत आपसे बहुत ज़्यादा होती हैं और आपके लिए उनकी रहनुमाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी पाकिस्तानी सफ़ारतकार के लिए ख़लीज के किसी मुल्क में पोस्टिंग बहुत ज़रूरी है, अपने लोगों को समझने के लिए। बिल्कुल। अपने लोगों को यूँ समझने के लिए कि वहाँ आपको अंदाज़ा होता है कि लोग आपसे और जिस सरकार की आप नुमाइंदगी करते हैं, उससे क्या तवक्कुआत रखते हैं। और सही। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है, उन लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरना और उनकी खातिर-ख़्वाह तसल्ली करना। जी, तो ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, लेकिन एक ऐसा अनोखा और दिलचस्प तजुर्बा है, जी, बिल्कुल। जहाँ
हासिल करना बहुत सही, ज़रूरी है। रही सिफारतकारी और अदब का ताल्लुक, तो मैं तो जहाँ भी रहा, मैंने हमेशा ये कोशिश की कि अदब को फ़रोग़ दिया जाए, अपने लोगों को अदब जी, के प्लेटफ़ॉर्म पर जमा किया जाए। मैं जब कुवैत गया हूँ सफ़ीर होके ख़लीज की पहली जंग के बाद, तो कुवैत पूरा लुटा हुआ था। हमारे सिफारत का खाने पर भी इराक़ियों ने कब्ज़ा कर लिया था, बुरी हालत जी, थी। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि उस सिफारतखाने की असर-ए-नौ मरम्मत करवाई, तज़ीन-ए-नौ की, और जिस काम के लिए कुवैत के पाकिस्तानी मुझे आज तक याद रखते हैं, मैं अब भी अक्सर जाता जी, रहता हूँ वहाँ, और वो हमेशा मुझे लोगों से ये सुनने को मिलता है कि सर, जो रिवायत आप कायम कर गए थे, आपके बाद आने वाले सफ़ारा ने उस रिवायत को बरकरार नहीं रखा। मैंने ये काम किया कि सफ़ारत खाने के सरदार में बेसमेंट में एक ऑडिटोरियम बनवा दिया, और उस ऑडिटोरियम में बाकायदगी से मुशायरे भी होते थे, किताबों की रुनमाई भी होती थी, अदबी तक़रीबात भी होती थी। फिर ये कि मैंने पाकिस्तानियों की ये सहूलियत पैदा की कि जिन लोगों को अपनी तक़रीबात के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, मंगनी के लिए जगह नहीं मिलती, मैं उनको भी उस ऑडिटोरियम को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दिया करता था। क्या बात! तो इस तरह से मैंने सिफारत खाने को एक ऐसा मरकज़ बना दिया था, जी। जहाँ सब आसानी से और बहुत ही मतलब अपने आप को वो समझ के, फ्री समझ के कि हमारी जगह है, हमारा सिफारत खाना है। अप्रोचेबल। तो इस तरह से असल में एक तो आम तसव्वुर ये है लोगों के ज़हनों में, हमारे अवाम के ज़हनों में, कि सिफारतकार सिर्फ़ बाबू होते हैं, सरकारी लोग होते हैं, इनको अदब से कोई ताल्लुक नहीं होता। जी। तो हाँ, नहीं वो ऐसा हर केस में ऐसा नहीं है। मुझे याद है, बल्कि इंशा जी, मैं जब मनीला में था, तो इंशा जी मरहूम आए थे वहाँ पर, और उन्होंने अपनी किताब दुनिया गोल है में इसका तज़किरा भी किया है, ख़ासी तफ़सील से किया है। उन्होंने मेरे मुताल्लिक़ ये लिखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला सिफारतकार ऐसा देखा, जिसने सरकारी अफ़सर होने के बाद भी कलम और कागज़ से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। क्या बात है। अब वो और जी, अब ये कलम और कागज़ की बात हो रही है, तो हम दोबारा पलट के आते हैं। माशाल्लाह ये आपकी इतनी सारी जो असनाफ़ में आपने किया है अदब की। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने अफ़साने भी लिखे, सफ़रनामा भी और फिर शायरी भी। तो ये जो कॉम्बिनेशन था वो किस तरह से हुआ और आपका पहला इश्क क्या था? शायरी थी या नस्र-निगारी? मेरा पहला इश्क, मेरी पहली मोहब्बत तो नस्र है। नस्र है, अच्छा। मैंने उस उम्र से लिखना शुरू किया जब जब किसी लड़के को ये शऊर भी नहीं होता कि कलम क्या चीज़ है, कागज़ क्या है। हुँ, हुँ। मैं 7वीं जमात में था जब कराची से मजीद लाहौरी मरहूम, उस ज़माने जी, में बहुत ही मशहूर उनका पर्चा था नमकदान, जी। वो 15 रोज़ा था। हुँ, तो हुँ। मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था और उस ज़माने में नमकदान के लिए लिखा करता था, जी, और लिखता था। उस ज़माने में ये बड़ा दस्तूर था कि अदीब अपने पूरा नाम इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि अपने नाम के हुरूफ इस्तेमाल करते थे, मुख़फ़्फ़फ़ जिसको कहा जी, जाता है। तो मैं जी, लिखा करता था काफ़ अलिफ काफ़ गौरी के नाम से, जी। करामतुल्लाह खान गौरी। अच्छा, लिखता रहा। अ, 1 डेढ़ साल के बाद मजीद लाहौरी साहब का मेरे नाम एक ख़त आया, जी, और उसमें अच्छा। उन्होंने बड़े एहतराम से लिखा कि जनाब गौरी साहब, आप इतने अरसे से हमारे लिए लिख रहे हैं, लेकिन आपसे नियाज़ आज तक हासिल नहीं हो सके, कभी मुलाकात नहीं हुई, हुँ, तो कभी फ़ुर्सत हो तो तशरीफ़ लाइए। तो मैं एक दिन स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई थी, तो अपने वही खाकी नेकर पहने हुए था, सफ़ेद कमीज़, मैंने अपना बस्ता उठाया और बस में बैठ के नमकदान के दफ़्तर पहुँच गया। वो डेंसो हॉल के सामने उनका दफ़्तर था। तो वहाँ मैं
ऊपर की मंजिल पर उनका दफ्तर था, ऊपर गया तो उनके कमरे के बाहर उनके मुंशी साहब बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि मुझे लाहौरी साहब से मिलना है। तो उन्होंने अपनी ऐनक उतार के ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, फिर ऐनक मजीद के लाहौरी बड़ा नाम माशाल्लाह। और कहा कि साहबजादे आपको लाहौरी साहब से क्या काम है? तो मैंने फिर वो अपनी मुल्क से खत निकाल के उनके सामने पेश कर दिया। उन्होंने वो खत पढ़ा और उसके बाद फौरन अंदर गए और थोड़ी देर के बाद मजीद लाहौरी साहब बाहर आए तो कहने लगे कि आप काफ अली काफ गौरी है? मैंने कहा जी मैं ही हूँ। तो उनका मैं तो समझता था कोई कोई बुजुर्ग शख्सियत होगी। तो फिर उसके बाद मुझे अंदर ले गए, बहुत मोहब्बत से बातें करते रहे और फिर जब मैं रुखसत हो रहा था तो उन्होंने मुझे मेरे कंधे पर हाथ रख के नसीहत की कि देखो बेटा, तुम्हें खुदा ने जो सलाहियत दी है वो बहुत कम लोगों को देता है, तो मेरी ये नसीहत याद रखना कि कलम से अपना रिश्ता कभी ना तोड़ना। तो मैंने उनकी नसीहत का एहतराम किया, कलम से आज तक नहीं तोड़ा। और फिर कलम इज़ा देखिए वो तो पावर जो डिप्लोमेट्स की होती है वो तो है, लेकिन कलम की पावर उस पे हावी है। जी, और फिर ये कि मैं दोनों ज़बानों में लिखता हूँ, मैं अंग्रेज़ी में भी लिखता हूँ, उर्दू में भी लिखता हूँ। उर्दू ज़ाहिर है कि मेरी घुट्टी में पड़ी हुई है, मेरी मादरी ज़बान है। मैंने वहाँ ज़बान सीखी है जिसकी ज़बान अब को कहा एक जो जाता है मेरा सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा था, जो बड़ा नेचुरल सा समझिए है सवाल, बल्कि आप दोनों से है, मैं बारी-बारी आपसे पूछना चाहूँगी कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक ही छत के नीचे 2 तख्लीक़ात कैसे गुज़रती है आपकी आपस में? पहले परवीन देखिए से पूछ लेते हैं। हाँ, हाँ, परवीन परवीन से सुनिए, बहुत ज़्यादा मुतासिर तो ये क्या जवाब देती हैं सुनिए। जी, नहीं, जी परवीन। बहुत अच्छी गुज़र रही है और इसमें हम दोनों ने एक-दूसरे के लिए आसानी पैदा की हुई है। अपनी-अपनी स्पेस दी हुई है एक-दूसरे को। हम एक-दूसरे के जो भी ऐसा तख्लीक़ी काम है, उसमें मुख़िल नहीं होते बल्कि एक-दूसरे की इस्लाह में एक-दूसरे का साथ देते हैं और जो लिखते हैं एक-दूसरे को सुनाते हैं और बाज़ दफ़ा गुफ्तगू के दौरान जैसे एक मिसरा यहाँ से आता है, एक वहाँ से आ जाता है तो उससे मुकम्मल हो जाता है। ये भी किया है और एक-दूसरे के लिए भी बहुत कुछ लिखा है, जिसकी मेरा ख़्याल है एक किताब आ ही जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ, नहीं वो बहुत ज़रूरी है, स्पेस तो वैसे आम ज़िंदगी में वैसे भी देनी चाहिए, ज़िंदगी आसान हो जाती है। नहीं, लेकिन वो जब ना वो कहते ऐसा हैं, हमने आपने देखा सुना ऐसा भी होगा ना, हम जी? आपने ये सुना होगा कहावत है कि एक न्याम में 2 तलवारें नहीं रह जी। सकती। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक घर में 2 फनकार रह सकते हैं और वो यूँ रह सकते हैं अगर वो सच्चे फनकार हैं। इसलिए जी, और मैं एक-दूसरे की जो सेंसिटिविटी जो होती है उसको हाँ, समझ सकें। देखिए मियाँ-बीवी का रिश्ता बहुत नाज़ुक भी होता है, बहुत मज़बूत जी, होता है, बिल्कुल, लेकिन बहुत नाज़ुक बिल्कुल, भी होता जी। है। और अक्सर ये देखा गया है हमारे माशरे में ख़ास तौर पे क्योंकि हमारा माशरा वो है ना जिसको पिदरी माशरा कहा जाता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। सही। तो हमारे यहाँ ये आम देखा गया है कि बीवी अगर ज़्यादा मशहूर हो जाए, जी। तो शौहर से वो बर्दाश्त नहीं होता है। और मैं ये जी। कहता हूँ हाँ, कि नहीं वो बड़ा ज़रूरी है अगर टॉलरेंस तो। अगर शौहर सच्चा जी। फनकार है, नहीं, तो आज मुझे फनकार बहुत ही मज़ा आ रहा है आप लोगों से गुफ्तगू जी, करके क्योंकि ये एक यूनिक सिचुएशन है। क्योंकि बल्कि फनकार मैं होने परवीन के से एक लिए सवाल मैं जो होना करना चाह रही थी कि परवीन करामत साहब आपकी ज़िंदगी में जिस तरह से आए, तो मैं समझूँगी कि ये खूबसूरत हादसा ही की तरह से मुझे लग रहा है। तो आप बताएँ कि ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या हुआ कि आप दोनों अरे ये भी अल्लाह ताला ने जी, आपको मिलाया बिल्कुल, और आप ये इस तरह से फिर इस यकीनन ये बंधन में एक बंधे? दिलचस्पी है जी। कि हुँ, मैं तो बहुत अरसे से अकेली थी। जी, आसिफ का इंतकाल जब हुआ तो बहुत जी, 14 साल, साढ़े 14 साल गुज़र चुके थे। जी। लेकिन उसके बाद जब आपदाबादी का इंतकाल हुआ, हुँ, तो करामत साहब अपने लिए ढूँढ रहे होंगे कोई हुँ, साथी। हुँ,
और इत्तेफ़ाक है कि मेरी उस दौरान मेरा एक्सीडेंट इत्तेफ़ाक हुआ। से शायरा ही मिली इन्हें। हाँ, ये भी तो हसीन इत्तेफ़ाक है। ये भी है और ये जो थे फिर वो अचानक से एक जी, दफ़ा फ़ोन आया कि मैं इस इलाके में आया हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? जी। तो मैंने कहा, "आ जाइए।" खैर हुँ, आए, कहने लगे, "भई चाय पिलाओगी?" मैंने कहा, "बैठ जाइए।" तो चाय बनाई। अच्छा चाय-वाय हो गई, थोड़ी-सी गुफ्तगू हुई। हम आपदाबाजी के उसमें जा नहीं सके थे, उनके सोए वगैरह में, तो ताज़ियत करनी थी। मैसेज पे तो कर ली थी, वैसे भी कर ली थी और फ़ोन पे कर ली थी, लेकिन जी। मैं जा नहीं पाई थी। हुँ, तो बाद में हमने ताज़ियत भी की और उसके बाद थोड़ी-सी गुफ्तगू करके आखिर में जब जाने का वक़्त आया, तो फरमाने लगे कि भई तुम अच्छी-खासी हो, मैं मान नहीं सकता कि तुम्हारे रिश्ते नहीं आए होंगे, तुमने शादी क्यों नहीं की? हुँ। तो मैंने कहा रिश्ते तो बहुत आते आपने ये नहीं हैं। कहा कि आप जैसा कोई मिला नहीं अब तक? नहीं, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा क्योंकि बात ये है वाक़ई रिश्ते बहुत ज़्यादा आते थे और जी। इतने थे कि बाद वक़्त आजिज़ हो जाए इंसान इस हद तक। जी, तो जब बिल्कुल। जाए तब भी 8 ऐसे लोग थे जिन्होंने अप्रोच किया हुआ था, जी। तो कहने लगे कि एक नाम उसमें और लिख लो। हम क्योंकि शहरों में इन लोगों से मुलाकात रहती थी और हमारे लिए बुज़ुर्ग शख्सियत थी, ये बहुत ही काबिल एहतराम। तो हमने कहा कि एकदम से मैंने हैरत से पूछा, "किसका नाम?" तो यूँ सीने पे हाथ रख के कहने लगे, अब वो बहुत ही दिन दिलचस्प हाँ, सिचुएशन हो गई हाँ, होगी। वो मेरे लिए ऐसा था कि मैं हैरान, मैंने कहा कि क्या कह रहे हैं आप? कहने लगे, "नहीं, कोई हर्ज नहीं है और हुँ। ठीक है, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ बहुत लेकिन तो परवीन ये हो गया चाय पीने का बहाना। हुँ, नहीं, असल बात ये थी मोना, जी, ये जी। परवीन की याददाश्त तो कुछ कमज़ोर है। हुँ, अच्छा। ये कई बार फ़ोन पर इनसे बात हुई थी ना, हर बार ये कहती थी कि वो आपके हुँ, पास ताज़ियत के लिए आना है। तो एक दिन मैंने कहा कि तुम्हारे लिए कोई मसला है तो मैं खुद ही आ जाता हूँ। हुँ, तो मैं इनसे ताज़ियत लेने के लिए गया था इनके घर। हाँ, जी। और उसके बाद अच्छा, और वो जो आपने सवाल किया था, जो आपने कहा था कि लेकिन वो देखिए लेडी कि वो एक ऐसा खूबसूरत वो हो गया और या अल्लाह ताला को ज़ाहिर है मंज़ूर था ये। हुँ, हाँ, वो नहीं कहते हैं अब ना कि ऊपर वो ये जो तो रिश्ते सात बंधन ये ऊपर तो अल्लाह आसमानों ताला में तय ऊपर होते जी, हैं। जी, लेकिन वो जो आपने सवाल किया था ना, कि जी। बल्कि ये कहा था कि देखिए अजीब हुस्न इत्तेफ़ाक है हुँ, कि दूसरी बीवी भी शायरा मिली, हुँ। तो मैंने तो अपने ज़हन में ये शर्त रखी थी, मैं किसी गैर शायरा के साथ मेरा गुज़ारा नहीं। सही कहा आपने। नहीं माशाल्लाह अल्लाह तो ताला आए थे बहुत ताज़ियत लेने मुबारक लेकिन रखे आपको रिश्ता ये ले गए। रिश्ता जी। और हमेशा ऐसे ही आप लोग हँसते शादमानी के साथ रहें, यही हमारी आमीन। दुआ है। तो अब हम मेरे ख़्याल में चलते हैं आपकी शेर शायरी का कुछ हो जाए सिलसिला। तो हुँ, हुँ। अच्छा मैं ये कह रही थी परवीन कि ये आपकी 1-2 और तस्वीरें मेरी अभी ये मैंने नज़र पड़ी मेरी। जी, एक जी। ये तस्वीर जो है ये मुझे बहुत पसंद आई है। अरे वाह! जी, शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत है। ये आपने किस लिहाज़ से कैप्चर की है ये तस्वीर? कुछ तस्वीरें असल में एक यहाँ प्रोजेक्ट था, हाँ, जिसका नाम इन यहाँ दिया गया था कि जी, आपको अपने-अपने कल्चर के बारे में जी, और उसका नाम जो था वो इसी तरह से था कि कौन किस कल्चर से है वो उसको रिप्रेज़ेंट करे। जी। तो मैंने उसमें 8 पेंटिंग्स ऐसी बनाई थी कि अच्छा, अपने कल्चर की जो चीज़ें हैं उनको एक जी, वो सपेरा है, एक ये है और जी, ये मोर का पर इस तरह की कई चीज़ें थी जो हमने अपने कल्चर की जी। रिप्रेज़ेंट करने के लिए बनाई और बहुत उस जो प्रोग्राम था उसका नाम था ओरिजिन और वो अच्छा, यहाँ के जो आर्ट गैलरी है, अच्छी बड़ी आर्ट गैलरी है, हुँ, उसमें एग्ज़िबिशन थी और वहाँ ये पेश की गई थी और तमाम सोल्ड आउट थी अच्छा। माशाल्लाह। एक और ये तस्वीर है ये मैंने जब इसको पहली दफ़ा देखा मुझे लगा ये गुलाब का फूल है। फिर मैंने जी, गौर से देखा तो मुझे कुछ और लगा। तो जी। मैंने कहा बेहतर है मैं आपसे क्लियर कर लूँ कि ये है क्या? ये एक टॉपिक दिया गया था वो जैसे फिल्मबंदी टॉपिक दिए जाते हैं,
तो जी। एक वो टॉपिक था, ये पहले मैंने पेंसिल वर्क किया था इसका, क्योंकि अच्छा। वो एक त्रिपदी प्रोग्राम था जिसमें करना था, तो पेंसिल से ही बनाई थी और ये उसका टॉपिक था फ्रेंडशिप। तो मुख्तलिफ अच्छा। लोगों ने गले में हाथ डाले हुए लड़का-लड़की बनाए, किसी ने कुछ बनाया, लेकिन जी। मेरा वाहिद ये था कि मैंने ये बनाया था। तो इसमें भी मुझे बहुत ही मतलब ये कि यूनिक तरीके से आपने बनाया है। मैं जितना पेंटिंग को समझती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि पेंटिंग में एक पज़ल होना चाहिए। बाज़ चीज़ें ऐसी कि उसको पज़ल रखना चाहिए ताकि देखने वाले को भी कुछ अपना माइंड वर्क करना इंटरेस्टिंग, पड़े कि हाँ, भई ये क्या मुसव्विर ने बनाया है। बेशक। तो माशाल्लाह अमेज़िंग अमेज़िंग वर्क परवीन। अ, बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे आपकी सारी बहुत शुक्रिया, पेंटिंग्स। बहुत शुक्रिया। तो एक अब चीज़ हम यहाँ पे मैं शायरी की जी, तरफ आते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों से कुछ हम शायरी सुनवाएँ अपने नाज़रीन को। तो बिल्कुल। परवीन आपसे मैं पहले दरख्वास्त करूँगी कि कोई कोई ग़ज़ल, कोई नज़्म जो आप चाहें हमारे नाज़रीन मैं के ऐसा लिए। करती हूँ 1-2 कतार पेश कर देती हूँ और फिर उसके बाद एक गज़ल पेश कर दूँगी। जी, तो इरशाद, एक इरशाद। नातिया कथा है, वहाँ से जी, इब्तिदा करती हूँ कि ज़ाते खुदा को जब हुआ दरकार आईना, सुभान अल्लाह। ज़ाते खुदा को जब हुआ दरकार आईना, खूब एहतिमाम से किया तैयार आईना, खूब एहतिमाम से किया तैयार आईना, अपना ही अक्स करके मुजस्सम हबीब में, हुँ, हुँ। अपना ही अक्स करके मुजस्सम हबीब में, भेजा ज़मीं पे ताले अनवार आईना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक पुराना कथा है, अक्सर पढ़ती हूँ कि फिर उनकी बारगाह में लेकर गज़ल चलूँ। गज़ल पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँ कि फिर उनकी बारगाह में लेकर गज़ल चलूँ, क्या यानी कि बात! जानबूझ के सुए अजल चलूँ। फिर वाह! उनकी बारगाह में लेकर गज़ल चलूँ, यानी कि जानबूझ के सुए अजल चलूँ और दुनिया को सीधा देखने के शौक में सबा, अब और कितनी दूर तलक सर के बल चलूँ। वाह, वाह! वाह, वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। जी। बहुत शुक्रिया। और 1-2 और कतार के बाद फिर हम, और जहाँ आप वो बात कर रही थी कि किस किस तरह शायरी कोई मौका होता है या कोई तस्वीर है या किस, तो जी। एक खबर थी कि हमारे यहाँ जिस दौरान बहुत वो सुसाइडल बम ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे, हुँ, हुँ। उस वक़्त एक खबर थी कि एक अ, जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें कोई यंग लड़का था जिसके बॉडी के चिथड़े उड़ गए और दूर-दूर तक उसके बाद हुँ, जिस हुँ। से मिले। इतनी दुःख भरी खबर थी और मैं उसको पढ़ते-पढ़ते मैंने 4 मिसरे जो लिखे उस वक़्त तो बहुत तकलीफ़ में लिखे थे, लेकिन अब लोगों को वो थोड़ा मज़ाहिया लगने लगा है हुँ, कि हुँ। किस जगह शौक़ शहादत की बिना पहुँचे हैं। हुँ, हुँ। किस जगह शौक़ शहादत की बिना पहुँचे हैं, पेट पे बाँध के बम कौन-सी जा पहुँचे हैं। वाह! पेट पे बाँध के बम कौन-सी जा पहुँचे हैं, उनसे कह दीजिए बारूद ज़रा कम डालें, उनसे हुँ। कह दीजिए बारूद ज़रा कम डालें, हम तो जन्नत से भी आगे कहीं जा पहुँचे हैं। वाह! क्या बात! तो ये बहुत ही हकीकत पसंदाना। मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह था, लेकिन अब लोग महफ़िल में पढ़ती हूँ तो लोग उस पर कह-कह लगाते हैं। होगा। नहीं, वाक़ई वो ये हमारे इर्द-गिर्द होने वाले बिल्कुल यानी सच्चे वाक़यात। जी, बिल्कुल। तो शायद तो ज़ाहिर है इन चीज़ों से बहुत ही करीब होता है। हुँ। और एक और इसी तरह का कथा है कि हर रोज़ लहू की सुर्ख़ी दी, हर रोज़ लहू की सुर्ख़ी दी, हर रोज़ नए अख़बार दिए, जी। हर रोज़ लहू की सुर्ख़ी दी, हर रोज़ नए अख़बार दिए, फ़िरक़ों और मसलक की ख़ातिर खून के रिश्ते वार दिए, हुँ। फ़िरक़ों और मसलक की ख़ातिर खून के खून के रिश्ते रिश्ते वार दिए, मोमिन-मोमिन खेल रहे थे बच्चे घर के आँगन में, हुँ, हुँ। मोमिन-मोमिन खेल रहे थे बच्चे घर के आँगन में, एक जन्नत के मतवाले ने दोनों काफ़िर मार दिए। क्या बात! ये तो थे क़तात और एक ग़ज़ल पेश कर देती हूँ। जी, इरशाद। अपने दुरून ज़ात से उल्फ़त कशीद की,
अपने दुरूने ज़ात से उल्फत कशीद की, उल्फत मिली तो इससे मोहब्बत कशीद की। बहुत उल्फत अच्छी। मिली तो इससे मोहब्बत कशीद की, और उठे कदम तो इश्क के सहरा में आ गए। क्या बात। उठे कदम तो इश्क के सहरा में आ गए, शानी यहाँ की खाक तो वो सब कशीद की। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ की खाक तो वो सब कशीद की, और हर पर्दे ख्याल पे तेरा ही अक्स था। जी। हर पर्दे ख्याल पे तेरा ही अक्स था, जब जब तेरे ख्याल से नुदरत कशीद की। वाह। जब जब तेरे ख्याल से नुदरत नुदरत कशीद कशीद की, की। जी। और जिस दम मुनाफिकीन की उल्टी नकाब रुख, जी। जिस दम मुनाफिकीन की उल्टी नकाब रुख थी दीदनी जो आंखों ने हैरत कशीद की। वाह। थी दीदनी बहुत। जो हाँ, बहुत तासुराती एक वो बात की आपने। जी। जिस दम मुनाफिकीन की उल्टी नकाब रुख थी दीदनी जो आंखों ने हैरत कशीद की, और कुछ पस्ता कद खुशामदी कांधों पे चढ़ गए। कुछ पस्ता कद खुशामदी कांधों पे चढ़ गए, नादा समझ रहे हैं कि कामत कशीद की। क्या बात है। नादा समझ रहे हैं कि कामत कशीद की, और बज़्म तसव्वुरात में चेहरे बहुत बने। बज़्म तसव्वुरात में चेहरे बहुत बने, हर नक्श ने तुम्हारी ही सूरत कशीद की। हर नक्श ने तुम्हारी ही सूरत कशीद की। क्या बात है। बहुत लकी है करामत भाई। माशाल्लाह। ये नात का शेर हो गया कि जब तायरे ख्याल मदीने पहुंच गया, जब तायरे ख्याल मदीने पहुंच गया, तब मानियो हुरूफ ने रिफत कशीद की। क्या बात। जब तायरे ख्याल मदीने पहुंच गया, तब मानियो हुरूफ ने रिफत कशीद की, और फिक्रे रसा फलक से भी आगे निकल गई। फिक्रे रसा फलक से भी आगे निकल गई, जब रूह से बदन ने रियाजत कशीद की। क्या बात। जब रूह से बदन ने रियाजत कशीद की। और मक्ता है कि लाई सबाज दोष पे मशकीज़े इत्र के, लाई सबाज दोष पे मशकीज़े इत्र के, हर एक कली ने फूल ने निखत कशीद की। हर एक कली ने फूल ने निखत कशीद की। अपने ज़ात से उल्फत कशीद की, उल्फत मिली तो उससे मोहब्बत कशीद की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन। करामत भाई से मैं शायरी की फरमाइश करने से पहले एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि आपने नस्र में जो भी मुख्तलिफ जो है उस पे तबाह आज़माई की है, जैसे कॉलम भी लिखे हैं आपने, अफ़साने भी लिखे हैं, सफ़रनामे जो भी। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना ख़ास तौर पे अफ़साना और शायरी का, तो अफ़सानों में भी ज़ाहिर है टॉपिक चुनने पड़ते हैं, तो आपके अफ़साने किस नहज के अफ़साने, किस तरह की आपने ज़िंदगी से वो हकीकतें उन अफ़सानों के लिए बकौल उनके कशीद की, और उनमें क्या था अफ़सानों में? वो ना अगर दीदाए बेदार हो जी। तो हर फर्द में आपको अफ़साने का एक किरदार नज़र आ जाता है। बेशक। वो मुझे सही, याद बिल्कुल, आता है, बिल्कुल। राजेंद्र सिंह बेदी ने कहा था कि अगर फनकार सच्चा हो तो जिस पत्थर को उठा के देखेगा उसके नीचे अफ़साने का एक प्लॉट मिल जाएगा। वाह! क्या बात है। इसमें तो कोई तो शक नहीं है, उससे पहले क्योंकि मैं हर चेहरा एक कहानी है ना, हाँ, हर चेहरे पर हमारे एक इर्द-गिर्द। कहानी है। जी। तो मेरे मौज़ूआत दुनिया भर से होते हैं। आजकल अब जो मैंने एक 3-4 बरस से एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, वो कहानियाँ मग़रिब की। मेरे सारे किरदार यहाँ के होते हैं और यहीं के मग़रिब के पस मंज़र में मैं कहानियाँ लिख रहा हूँ। अब फ़रमाइशी कहानियाँ ज़्यादा लिखता हूँ इसलिए कि मुख्तलिफ़ और मशागिल इतने हैं कि अफ़साना लिखने की फ़ुर्सत नहीं मिलती। अब मैं सिर्फ़ 20वीं सदी के लिए लिखता हूँ, इसलिए कि अभी मैंने उनको परसों अपना ताज़ा अफ़साना भेजा है और उसमें
शमा अफरोज जैदी जो अब उसकी मुदीर हैं, मैंने उनसे कहा कि मैं अब 20वीं सदी के लिए कहानी यूँ लिखता हूँ कि 20वीं सदी से मेरा जो रोमांस है वो निस्फ सदी से ज़्यादा का है। वाह! मैं उनके लिए उस वक़्त लिख रहा हूँ जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। और वो एक जो आप बात कर रही थी खुशनसीबी की, तो मोना उसका बहुत एक दिलचस्प आपको वाक़या बताऊँ कि पिछले साल वो हमारे शहर में एक जोड़ा है शायर और शायरा का। अच्छा। तो उनकी किताब की रूनुमाई हो रही थी, तो हमारे डॉक्टर तकी आबदी सदारत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत कम होता है कि मियाँ-बीवी दोनों शायर हों। मेरी तकरीर की जब बारी आई तो मैंने कहा कि तकी आबदी कह रहे थे कि बहुत कम होता है कि मियाँ-बीवी दोनों शायर हों। आप उस शख्स की खुशनसीबी को क्या कहेंगे जिसकी दोनों बीवियाँ शायरा हों और दोनों सैदानियाँ हों? बहुत मज़ा। नहीं, अल्लाह ताला सलामत। अभी मैं देख रही थी परवीन ने हाथ यूँ किया तो माशाल्लाह चूड़ियाँ जगमगा रही हैं। तो मुझे अपनी एक मुझे नज़्म बहुत का एक पसंद है शेर याद चूड़ियाँ। आ गया, जो मैं ख़ास तौर पे आपकी इस खूबसूरत रफ़ाक़त के सुपुर्द करना चाहूँगी कि जब कभी सच्ची रफ़ाक़त तुमको मिल जाए कहीं, जब कभी सच्ची रफ़ाक़त तुमको मिल जाए कहीं, तो समझ लेना कि तुमको रास आईं चूड़ियाँ। अरे वाह! वाह! तो वाह! माशाल्लाह ये चूड़ियाँ क्या हमेशा अच्छा है भई, वाह! जगमगाती रहें आपके हाथ में इसी तरह और वो मेरी बहुत ही मेरी मतलब अम्मा अल्लाह बख्शे कहा करती थी कि जी, सुहागन के हाथ कभी चूड़ियों से खाली नहीं रहने चाहिए। बेशक। बिल्कुल, इसमें ये तो वाक़ई है। तो अब मैं दरख़्वास्त करूँगी करामत साहब से कि कुछ कलाम भी अता करें हमारे नाज़रीन को। जी, मैं इब्तिदा करता हूँ, एक बहुत ताज़ा कथा है जो मैंने 25 मई को लिखा था। अच्छा, उसकी कोई ख़ास वजह कि 25 मई 25 को मई क्यों मैंने अब लिखा? आपको पूरा पस मंज़र बयान कर दिया, 25 मई का हवाला देके। अब आप सोचिए, जी, अभी रिसेंट ताज़ा वारदात है। अच्छा ताज़ा तो वारदात हुई है। तो सुनिए ये कोई आप दिली सुनेंगी तो आप वारदात समझ लग रही जाएँगी। है मुझे। सुनिए ये 4 मिसरे हैं कि जहादे हक़ में जी, बातिल की हज़ीमत तो मुक़द्दर है। आहा! जहादे हक़ में बातिल की हज़ीमत तो मुक़द्दर है, क्या जी, कहें? मगर इदराक इसका कब हुआ है ज़ोम बातिल को। आहा! वाह! मगर इदराक इसका इसका कब हुआ कब है हुआ ज़ोम है? बातिल को, मशीयत साथ देती है सिराते हक़ के सालिक का। अरे वाह! जी, मशीयत साथ देती है जी, सिराते हक़ के सालिक का, झटक देता है अज़्म हक़ उठे हर दस्ते कातिल को। क्या बात! बिल्कुल क्या सही बात! कहा, झटक बिल्कुल देता है सही। अज़्म हक़ हाँ, उठे हर दस्ते कातिल को। तो बहुत अच्छे। जी, मैंने ख़ास तौर पे 25 मई का जो हवाला दिया था। आजकल जो हालात चल रहे हैं और शायर की सच्चाई ये है कि वो अपने इर्द-गिर्द होने वाली चीज़ों को हर चीज़ से फौरी मुताबिक। तौर पे महसूस नहीं, करते हैं। अगर वो उससे मुतासिर ना हो जी, और उसे जज़्ब ना करे, तो हुँ, वो सच्चा फ़नकार नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं करामत साहब कि हमारे इर्द-गिर्द ही जो एक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में जैसे कहते हैं ना कि आँखें बंद कर जी, ली और वो हाँ, अपने छुपा लिया कि जैसे हाँ, कुछ नहीं हो रहा, हालाँकि वो आँखें सच्चाई वो नहीं है। आँखें बंद करने से हकीकत तो नहीं नहीं, बदलती। लेकिन बिल्कुल, अब जो तब्दीली आई है मोना, जी। वो बहुत मानी ख़ेज़ है इस एतबार से। आपने बिल्कुल सच कहा, हमारी वो जो हम अपने एक माशरे में कहते हैं ख़ामोश अक्सरियत, जी, उस ख़ामोश अक्सरियत का रवैया बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह से था जी, कि वो रेत का जब तूफ़ान सहरा में आता है, तो जी। वो रेत के तूदे में अपना सर छुपाकर ये समझता है कि वो गुज़र जाएगा, हाँ, उसे नुकसान पहुँचाए बगैर। जी, लेकिन अब वो ख़ामोश अक्सरियत ये समझ गई है, उसमें ये शऊर पैदा हो गया है कि उसे अपने अपने कौम के, अपने मुल्क के हालात खुद दुरुस्त करने पड़ेंगे। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। मुअजिज़ा नहीं होगा, अबाबिलें नहीं आएँगी। जी, अब हर हाथ को पत्थर खुद उठाना होगा। बिल्कुल।
तो चलिए मैं आप आपको कुछ पुरानी कुछ और हमारे नाज़रीन के लिए पुरानी गजल एक सुनाता हूँ, लेकिन वो आज के, ये बरसों पुरानी है, लेकिन जी, लगता यह है कि मैंने आज के हालात के लिए कही थी। जी, शायद। सुनिए, जिधर से तीर चला कोई मेहरबान निकला, जी, जिधर से तीर चला कोई मेहरबान निकला, तवक्कुआत से बढ़कर वो मेजबान निकला, अरे वाह! वाह! तवक्कुआत से बढ़कर वो मेजबान निकला। और शेर सुनिए कि समर से पहले शजर काट कर जला डाले, हाँ, समर से पहले शजर काट कर वाक़ई। जला डाले, कि जल्दबाज बहुत अब के बागबान निकला, अरे वाह! कि क्या बात क्या जल्दबाज बहुत अब बात। के बागबान निकला, और अजीब रंग हुआ अब के मेरी नगरी का, हुँ, अजीब रंग। अजीब रंग हुआ अब के मेरी नगरी का, कि जो भी शहर में निकला वो बेअमान निकला, अरे वाह! कि जो भी शहर में निकला वो बेअमान निकला। और ये किस अजाब ने बस्ती को मेरी घेर लिया, जी, ये किस अजाब ने बस्ती को मेरी घेर लिया, कि चूल्हे सर्द रहे हाँ मगर धुआं निकला, हाय अल्लाह! क्या कि क्या चूल्हे क्या सर्द कहते रहे हैं? हाँ मगर धुआँ धुआं निकला। निकला। जी, सवाल ये है, सबब किससे कत्ल का पूछें, सवाल ये है, सबब किससे कत्ल का पूछें, कि जिसने कत्ल किया वो ही बेज़बान निकला, अरे वाह! क्या बात! क्या कि बात! जिसने कत्ल किया वो ही बेज़बान निकला। अमीरे शहर तो लफ्जों के जाल बुनता है, बेशक। जी, अमीरे शहर तो लफ्जों के लफ्ज़ों के जाल जाल। बुनता है, हुँ, मगर जो सच था वो फिक्रों के दरमियान निकला, क्या बात! दरमियान निकला, मगर बिल्कुल। जो सच था वो फिक्रों के दरमियान निकला। हुँ, और हमारे बाद भी क्या ज़ेबेदार होगा कोई, हुँ, हुँ। हमारे बाद भी क्या ज़ेबेदार होगा कोई, यही सवाल मेरा ज़ेबे दास्तां निकला, अरे वाह! क्या बात! यही सवाल मेरा बहुत अच्छा, ज़ेबे दास्तां बहुत अच्छा। निकला। वाह! और माशाअल्लाह। हम अपनी अक्ल को इल्ज़ाम दें कि किस्मत को, हुँ, हुँ। हम अपनी अक्ल को इल्ज़ाम दें कि किस्मत को, हमारे दौर में रहज़न भी पासबान निकला, अरे वाह! अरे वाह! बिल्कुल हमारे सही कहा दौर आपने। में रहज़न रैज़न भी भी पास में निकला। पासबान हुँ, निकला। और शेर सुनिए कि जबीं झुकी तो ज़मीं उठ के आजिज़ी से मिली, आहा! हुँ, जब जबीं झुकी तो ज़मीं उठ के आजिज़ी से मिली, क्या बात! जी। जो सर उठा तो बहुत दूर आसमां निकला, अरे वाह! वाह! जो अरे वाह! सर वाह! उठा तो बहुत दूर आसमां क्या निकला। अच्छा कहा है। वाह! बेशक है। और बहुत मक्ता सुन लीजिए कि रहे हैं हम तो करामत गए दिनों के नकीब, रहे रहे हैं। हैं हम तो करामत गए दिनों के नकीब, कि हमसे अहद नया सख्त बदगुमान निकला, अरे हाँ, वाह! कि सही हमसे कह रहे हैं, अहद बिल्कुल। नया सख्त बदगुमान निकला। वाह! बहुत उम्दा। जिधर से तीर चला कोई मेहरबान निकला, तवक्कुआत से बढ़कर वो मेजबान निकला। जी, वाह! क्या अच्छी अब तो बात। चारों जानिब से तीर चल रहे हैं। हाँ भाई। ये नहीं पता कौन-सा तीर कहाँ से आ रहा है। नहीं, ये पर पता है कि पता कहाँ तो से है। आ रहा है। पता लेकिन तो है। हकीकत ये है कि बस अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है कि अल्लाह मियाँ हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे पाकिस्तान को। जी, आमीन। और नहीं, ज़ाहिर है जो बहुत बहुत कड़ा वक़्त है, बहुत कड़ा वक़्त। बहुत कड़ा वक़्त है और मतलब वक़्त दुआ है वाक़ई। तो हुँ, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही आप दोनों से, बहुत ही मुझे बहुत लुत्फ़ आया और मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन ने भी इस गुफ्तगू से, शायरी से, आपकी बातों से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे वो इंशाअल्लाह। ये प्रोग्राम हमारा आज से 2 दिन बाद ये ऑनलाइन आ जाएगा हमारा प्रोग्राम बिल्कुल। 6 जून को। तो नाज़रीन आप अपने टीवी पे अपने मुख्तलिफ़ चैनल पे ये प्रोग्राम जैसा कि हमने अपने फ्लायर में दिया हुआ है वो देख सकते हैं आप। और अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी के स्टूडियो से जो है ये प्रोग्राम आपका हर हफ़्ते होता है, जिसमें अदबी दिलचस्पियाँ होती हैं, अदबी शख़्सियात से हम आपको मिलवा रहे हैं और मुझे यकीन है कि आज की मुलाकात जो है करामतुल्लाह गौरी साहब से और परवीन सुल्ताना सबा से आपको बहुत पसंद आई होगी। और साथ ही में
अदबी मरकज़ की जानिब से आप दोनों का, मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमारी महफ़िल को रौनक बख्शी। आपने मधु किया, आपका बेहद आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत नहीं, आप आप आए तो जनाब हमारी स्क्रीन सज गई, हमारी महफ़िल सज गई। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और इंशाअल्लाह ये मुलाकात आइंदा भी रहेगी। यार ज़िंदा सोहबत बाक़ी। आपका बिल्कुल, भी अच्छे शायराना अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, बेहद शुक्रिया, बेहद नवाज़िश। आप भी अपना ख़्याल खुदा रखिएगा, हाफ़िज़। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी।